अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। तमाम तर हंगामा आराइयों के बाद बजट 2024-25 मंजूर हो चुका और जो अवाम के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात यकीनी तौर से जो महंगाई का तूफ़ान है इस वक्त जो अवाम को फेस करना है, अब आप इसे चाहे IMF का नाम दें या कोई और नाम दें, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम बहुत मुश्किलात में, और स्पेशली अगर हम सेक्टोरल हवाले से अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर, मेडिकल सेक्टर जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बजट में 200 के करीब तिब्बी आलात और जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं उनको भी उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स नाफिद कर दिया गया है। और जो आम इस वक्त हम देखते हैं कि अस्पतालों में एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है या फिर डायलिसिस की जो मशीन है वो भी इस वक्त सेल्स टैक्स की जद में आ गई हैं, और यकीनी तौर से ये तमाम चीज़ें जो है ये ट्रांसफ़र होंगी आवाम के ऊपर, सार्फिन के ऊपर इसके अखराजात जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। तो एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों की हालत हमारे सामने है और वहाँ पर जो भी सूरत हाल है वो और ज़्यादा दगरगू हो जाएगी, उसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इलाज कराना भी अब एक आम पाकिस्तानी के बस की बात नहीं रही। आज के प्रोग्राम में इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तौकीरुल हक साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ जनाब अदनान सिद्दीकी साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तौकीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से देखा गया इस बजट को पाकिस्तान में अवाम उन्नास के हवाले से, उनके इलाज मुआवजे के हवाले से चीज़ें बस से बाहर हो गई। बिल्कुल जी, ये बहुत ही आई थिंक अपनी 30 साल प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं ना टफ़ बजट जो है वो हम देख रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि पहले ही आवाम जो है वो पिसी हुई है और इलाज मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। जिस तरह भी आप कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों पे सेल्स टैक्स लग गया, तो अल्टीमेटली इसकी जो कीमत है वो मरीज़ को ही देनी पड़ेगी। कीमतें तो बढ़ेंगी है जितने टेस्ट वगैरह हैं। अब फार्मास्यूटिकल की तरफ अगर आप आते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि जिस तरीके से सैलरीड क्लास पे जो टैक्स लग गया है, तो पहले ही जो आवाम है वो पिसी हुई है, इन्फ्लेशन और हर उनके लिए रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो रही हैं, दवाइयाँ लेना भी उनके लिए मुश्किल है। तो अब उनकी जो भी इनकम थी उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि सेल्स ये इनकम टैक्स बढ़ा है, बल्कि एक नया जो कि बिल फाइनेंस बिल में भी नहीं था, और इन्होंने रातों रात ये कर दिया कि जिसकी भी आमदनी 1 करोड़ से ऊपर है साल की, उस टैक्स के ऊपर टैक्स 10% जो है सरचार्ज लगा दिया। यानी जो बेचारे पहले ही पिसे हुए हैं और वो इनके एक करोड़ की आमदन वाले को बेचारा तो ना कहें ना, 1 करोड़ की आमदन को नहीं, 1 करोड़ की आमदन को बेचारा इसलिए कहूँगा कि जो 10 करोड़ कमाने वाले हैं जिनको ये टैक्स नेट पे नहीं ला पा रहे, चला है सर। अब जरा वो जो है ना टिका के लग रहा है, अब दर्द महसूस हो रहा है लोगों को कि जिनको टैक्स नेट में लाना चाहिए था, exactly. उनको नहीं आप ला रहे, तो जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ऑलरेडी सैलरीड क्लास है जो टैक्स नेट के अंदर है, उसी का आपने वो जो गन्ने की मशीन होती है ना, एक बार निकालें फिर दोबारा फिर तीसरी बार। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि आप कॉर्पोरेट से या कंपनी से तो चलो आप 35 से 45% टैक्स कर दें, जो बेचारा टैक्स ऑलरेडी दे रहा है, इनकम उसकी पहले ही कम है, तो उसके ऊपर आप सरचार्ज लगा दें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो नहीं सर, मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन पहले सिद्दीकी साहब की तरफ आते हैं। अब जाहिर है कि ये कहा जा रहा है 200 के करीब डिवाइसेस जो हैं, सर ये किस तरह की हैं, कौन सी हैं, मेजर कौन सी हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर 15% इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाए तो? अच्छा जी, मैं एक तो आपके इस दावतनामे का शुक्रिया। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो आम आवाम है उसको एक जो ड्रग्स हैं या फार्मास्यूटिकल है उसकी तो समझ में आती है, बट मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक क्या है और कितनी अहम है ये समझना ज़रूरी है। जो ओवरऑल हेल्थ केयर है का एक सिस्टम होता है, उसके अंदर एक डॉक्टर, सर्जन के अलावा यानी जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक फार्मास्यूटिकल यानी ड्रग्स, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें, तीसरा सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड और अहम कंपोनेंट जो है वो है मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक का, मशीन्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है। वो इस वजह से है, मैं आपको इस आसान से मिसाल देके समझा देता हूँ कि एक ज़माना था जब आप जाते थे हकीम के पास, तबीब के पास, वो आपकी नफ्स पे हाथ रखता था और आपको
दवा दे देता था। आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट दुनिया में बगैर किसी एक मेडिकल डिवाइस या डायग्नोस्टिक किए बगैर मुमकिन ही नहीं है। आप एक आसान से बुखार के लिए भी डॉक्टर के पास चले जाएं तो आप कौन सा बुखार है, पहले ज़माने में एक बुखार होता था, अब कौन सा फीवर है जी, ये डेंगू है, ये टाइफाइड है, मल्टीपल टेस्ट उसके लिए। जब तक वो टेस्ट नहीं कराएगा डॉक्टर और सही तशखीस नहीं करेगा, उसका सही इलाज नहीं कर सकता। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मशीन्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ होती हैं, ये सब इनके ऊपर टैक्स लग गया। अब इसके ऊपर इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो काम किया है कि आवाम के ऊपर एक मेडिकल बॉम्ब गिराया है। आई वुड कॉल इट अ मेडिकल बॉम्ब, जिसके इम्पैक्ट में सारे अवामुन नास आएगी, आवाम आएगी। तो जितने भी डायग्नोस्टिक किट्स हैं, चाहे वो घर में आप इस्तेमाल करते थे डायबिटीज़ की स्ट्रिप, पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़। तो चाहे आप घर में इस्तेमाल करने वाली डायबिटीज़ की किट्स हों, चाहे आपने नॉर्मल CBC टेस्ट करवाना है, आपने कोई सा भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना है, आपने हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने आपकी तशखीस करनी है, फिर इलाज करना है, तमाम के तमाम डायग्नोस्टिक किट्स के ऊपर इस वक्त सेल्स टैक्स नाफिज हो चुका है, जिसकी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कॉस्ट टू पेशेंट्स है, हमारा मानना है कि आसानी से 20 से 25% बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी, अगर मैं आपको थोड़ा सा इनलाइटन कर दूं कि जो गवर्नमेंट का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो 1.5% ऑफ GDP भी नहीं है, लेस देन 1.5%, जबकि WHO कहता है कि जो तरक्की पजीर कंट्रीज़ हैं इनके अंदर 6 to 8% होना चाहिए। सही। तो पाकिस्तान में हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गवर्नमेंट का नहीं है, आवाम अपने आउट ऑफ पॉकेट। अच्छा, अब होगा क्या? दबाव जो है आपके चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, जो टर्शियरी हॉस्पिटल्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो फिर नहीं समझता कि लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और वहाँ पे भी क्या होगा? जी, दोनों सूरतों में, दोनों तरफ। पाकिस्तान में देखें, इलाज जो है ना, हम वो वाला इलाज नहीं करवाते या वो वाले टेस्ट नहीं करवाते जो कि ऑप्शनल हो। हमारे यहाँ वो दिए कि हर साल ये वाला टेस्ट करवा लो ताकि आपको पहले से पता चलता रहे कि कोई बीमारी तो नहीं हो रही। हम करवाते हैं सिर्फ मजबूरी वाला इलाज, मजबूरी वाला ट्रीटमेंट। ये सारा का सारा प्रेशर ऑफ कोर्स या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसके बाद चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं कर दिए हैं दोबारा से सेल्स टैक्स से, हाउएवर जो उनको सप्लायर्स हैं उनके, जैसे हम उनके सप्लायर्स हैं, हम पे तो है नाफिस। तो अगर हमने प्रोडक्ट बनाया या हमने इम्पोर्ट किया तो हमारे पास तो सेल्स टैक्स हमने पे किया एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है बट टू बिल्ड दैट सेल्स टैक्स इनटू आवर कॉस्ट। आप कॉस्ट में बिल्डअप करेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप उसको सेल कर देंगे और वो पास ऑन होगी यकीनी तौर से। जी तौकीर साहब, अब बात ये है कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों के ऊपर लग चले, यही कहेंगे ना? जी बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल हो गए। बिल्कुल, हालात तो वाकई मुश्किल हो गए। और इसकी लॉजिक क्या है, ये मुझे बताइए कि क्या चाह क्या रही है सरकार, चाह क्या रही है? देखिए, सरकार को जो करना चाहिए था कि अब सबसे पहले ये देखें, शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए। वो लोग या वो इदारे जो टैक्स नहीं दे रहे उनको आप जब तक टैक्स नेट में नहीं लाएंगे तो ऑलरेडी जिस पे टैक्स लगा है उसके ऊपर आप कितना उनसे आप खींच लेंगे। सेकेंडली, दूसरी चीज़ ये है कि आपको इकॉनमी लॉन्ग टर्म में दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि योर इकोनॉमी इज़ हाईली इम्पोर्ट बेस्ड एंड यू हैव टू फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। और जो कि अब फार्मास्यूटिकल की तरफ अगर मैं आता हूँ तो आप ये देखें कि इंडिया जो है वो 28 बिलियन US$ की एक्सपोर्ट करता है और गवर्नमेंट ने आज से 20 साल पहले तहिया किया कि हमने फार्मास्यूटिकल में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया। हम आज भी ओवरऑल जो अगर आप मेडिसिन में देखें तो 380 मिलियन US$ की सेल एक्सपोर्ट। सर आपने तो बाकायदा नजर लगा दी ना, आप तो हमेशा एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करते थे, वो जो टेक्सटाइल वगैरह उसको भी नजर लग गई। अब वो भी खत्म हो गया सारा सिलसिला। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा एक्सपोर्ट पे देखें, ये था कि लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट पे सेमिनार किया जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आए। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि बहुत पोटेंशियल है फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट पे और हम आपको इंसेंटिव देंगे और आपको वो इंसेंटिव तो अभी तक कुछ नहीं मिला। अब ये जो जिसको इन्होंने जैसे ये कह रहे थे कि ये बॉम्ब एक एक्सपोर्टर के ऊपर जो आ गया है, तो पहले तो ये था ना, ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में आपको इन्वेस्ट अ लॉट। अगर आज मैं चाहूँ या कोई भी इंडस्ट्री का कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आज हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर करानी है, प्लांट को इक्विप करना है, ड्यूटी। मैं आता हूं सर इस पे जरा, एक ब्रेक की कॉल है, एक विद परमिशन नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक जी। तौकीर साहब, पहले बात की जाती थी नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस को डी रेगुलेट करने के हवाले से। एक तो वो स्टेटस कहाँ पे, फिर दूसरा वो प्राइसेस डी रेगुलेट हुई तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो बात की जा रही थी कि बढ़ सकती हैं, उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि अब तो सब निगेट हो जाएगा ना सारा। इसके ऊपर बात जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये जो अब पहले जब हम एक्सपोर्ट कर रही थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो 1% जो वो टैक्स फाइनल होता था। अब इन्होंने ये जो लेके आए हैं कि आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट से आपकी इनकम होगी, आपको नॉर्मल टैक्स रेजिम में लें 29% सेल्स उस पर टैक्स लग गया, इनकम टैक्स, और फिर सुपर टैक्स भी 10% लग गया। तो आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो बिल्कुल डिस्करेज कर दिया है, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि डोमेस्टिक बिजनेस जो उसमें तो इशू आ रहे थे, इन्फ्लेशन और डॉलर रेट, तो सारा फोकस ये था कि जी चलो एक्सपोर्ट बढ़ाएं, वहाँ ये इंसेंटिव था कि कम से कम आपको टैक्स नहीं देना पड़ा। अब आपने जब उस पर भी ये लागू कर दिया, तो जो एफर्ट्स हैं एक्सपोर्ट के, कौन इन्वेस्ट करेगा? तो आपकी एक्सपोर्ट इन द लॉन्ग रन, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है कि जी इस तरह जब एक्सपोर्ट ही कम होगी, पूरा का पूरा बजट मेकिंग जो एक्सरसाइज है वो एक आपकी जो मुआशी डिसिप्लिन या इस्तेहकाम के छोड़े, वो बस ये कि रेवेन्यू टारगेट कहीं से पकड़ लें, कहीं ना कहीं से जहां से मिल रहा उठा लें। ये नहीं देख रहे कि अगर हम 300 मिलियन US डॉलर से 3 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना रेवेन्यू आएगा। अब ये 300 मिलियन भी घट के आधी रह जाएगी, क्योंकि अब ये इंसेंटिव ही नहीं, आपको वहाँ टैक्स देना पड़ेगा और उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा है, और मैं अभी भी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नॉट ओनली फॉर फार्मास्यूटिकल, फॉर एवरीथिंग, इसको रिव्यू करें और लॉन्ग टर्म सोचें कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करें। ये सिर्फ टैक्स लेने के लिए ये इस तरह आप उसका गला घोटेंगे तो एक्सपोर्ट गिर जाएगा। साहब, आपको भी यही अप्रोच लग रही है इस वक्त कि सिर्फ जो रेवेन्यू शॉर्ट है उसको किसी तरीके से ब्रिज करने के लिए बस ये सारे इक़दाम हैं? देखिए, रेवेन्यू जो शॉर्ट है और उसको भी ब्रिज करने के लिए भी जो एक तरीक़ेकार होना चाहिए कि आप सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, मशावरत करें, डिस्कशन करें। पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ बैठी हुई हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिस तरह भी तौकीर भाई ने बात की कि जी जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको कहेंगे, आप हर कोई आपको मशवरा देगा कि अपना टैक्स नेट बढ़ाएँ। अब वो इस तरफ जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं हम उनको ज़्यादा मिल कर सकें, ज़्यादा मिल कर सकते हैं। ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है। आप डेफिनेटली पाकिस्तान शॉर्ट फॉल है इन टर्म्स ऑफ टैक्स के रेवेन्यू में। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीस्ट टैक्स पेइंग कंट्री ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो, बट उसके लिए तरीक़ेकार ये नहीं है जो इस वक्त अडॉप्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। कमिंग बैक टू हेल्थ केयर या मेडिकल डिवाइसेस अगर हम बात करते हैं तो जैसे इस वक्त हमारा मानना ये है कि जी पूरे इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा दिया या नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड सो, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है हमारी, हम भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और हम आपसे कहते हैं जी आप पूरी जो मेडिकल डिवाइसेस इन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, एक तो उसको एक ट्रीट करें, सबको यूनिफॉर्म लेके आ जाएं। अभी क्या है, कार्डियोलॉजी डिफरेंट ट्रीट हो रहा है, इन्विट्रो डायग्नोस्टिक अलग ट्रीट हो रहा है, जो सर्जरीज हैं वो अलग डिफरेंट तरीके से ट्रीट हो रही हैं। तो इसके बजाय सबको एक स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर जाएँ, सबको टैक्स नेट में लेकर आएँ और उसका टैक्स रेट रिड्यूस कर दें। देयर इज नो पॉइंट चार्जिंग पेशेंट्स टू 24% ऑफ सेल्स टैक्स। अब पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर के हालात हैं, आप बिल्कुल सेल्स टैक्स अप्लाई करें, लेकिन वो शेड्यूल 8 में लेके चले आएँ, 2% सेल्स टैक्स के ऊपर आ जाएँ, आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका मतलब देखिए बड़ा सिंपल सा बुनियादी उसूल है कि आप टैक्स रेट को कम करके टैक्स बेस को बढ़ाइए, और टैक्स जितना आप ज्यादा टैक्स रेट बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा स्मगलिंग भी होगी, उतनी ही ज्यादा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो भी फरोग पाएगी। तो ये यहाँ पे तो खुद बजाय इसके क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, आप तो एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक, तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है फिर आगे इन पैरामीटर्स के साथ पाकिस्तान में क्या होगा भाई? देखिए मेडिकल बिजनेस में ये होगा कि अभी जैसे मैं ये कह रहा था ना कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की हम बात कर रहे थे, तो आपने डी बात की, गवर्नमेंट ने ये स्टेप अच्छा लिया कि नॉन एसेंशियल पे डी रेगुलेट कर दिया, क्योंकि नाउ यू आर इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस, और आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में भी सिर्फ जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उसको गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है। हम ये समझ रहे थे कि ये होने से सबसे पहले ये होगा कि एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ेगी। 3 साल पहले आप देख रहे थे दवाइयों की शॉर्टेज और जान बचाने वाली अद्वियात नहीं है, और टीबी की अद्वियात नहीं है, कैंसर की नहीं है। तो अब सबसे पहले इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ेगी और अब लोग मेडिसिन उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी, और जो स्मगल्ड या सुपीरियर ड्रग्स मिल रही थी उसका कला कमा होगा। बट और सेकंड प्राइसेस भी तो कम होनी थी ना सर, कि नहीं होनी थी? किसकी? मतलब जो अवेलेबल ड्रग्स हैं जो पहले ब्लैक मार्केट में हो रही थी, उसके बाद अब आपने बनानी शुरू की, तो उनकी अवेलेबिलिटी के साथ उसकी प्राइसेस भी तो कम होनी थी। जो मेडिसिन 4000 की मिल रही थी,
हाइपरटेंट की मिसाल देता हूँ कि जो 8,000 7,000 में मिल रही थी और जब बनना शुरू हुई है तो हमने कहा था कि जिसकी प्राइस 2,000 होनी चाहिए, जो 1,000 थी, तो जब 2,000 होगी, एक तरफ 1,000 से 2,000 हुई, लेकिन जो 4,000 थी वो आप सही कह रहे हैं, वो कम आई। ठीक है, तो एक तो ये एक्सेस और फिर क्वालिटी बढ़ती, और तीसरा इसका स्टेप ये होना था कि जब आपने डीरेगुलेट किया तो फिर इंडस्ट्री का अगला स्टेप था कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी जब आपकी प्राइसेस जो इसकी आप इस काबिल होंगे कि आप मेडिसिन अवेलेबल कराएं, बिज़नेस बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, आप एक्सपोर्ट करेंगे, वो बहुत बुरे तरीके से जो है ना इसका इफ़ेक्ट होगा। और सेकेंडली ये कि जो जिस तरह ये टैक्सेशन बढ़ रही है, और आप देखें आप गवर्नमेंट तब अच्छी लगती है कि आप टैक्सेस, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और सैलरीड क्लास पे और उनको आप बढ़ाएं, जब आप ये सहूलत दें कि आपकी इन्फ्लेशन जो है ना वो 3-4% पे है, वो 30% से ऊपर है, ठीक है, आपका डॉलर रेट एक्चुअली सर सबसे बड़ा जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और उसका जो क्वांटम है ना, वही सबसे बड़ा मसला है कि आप किस तरीके से सिद्दीकी साहब। अब बात ये कि वो जब ये बात चल रही थी, आपने डिवाइसेस की बात की, आपने किट्स की बात की, उसमें खास साहब ये होम्योपैथ्स जो हैं वो भी अब इस रगड़े में आ गए हैं, 18% उन पे भी लग गया, और आपका ये जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं मैंने उस पर भी 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आवाम जो ले रही थी, देखिए ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी एक दौर है, ठीक है, उस अब वो उस पे भी आप जब टैक्स लगा देंगे तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं सर इसका इम्पैक्ट? देखिए जी, मैं तो इसका इम्पैक्ट ये देख रहा हूँ कि जो मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री ना, जिस तरह मैंने पहले बात की, ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, ये एसेंशियल वाली पाकिस्तान इज़ नॉट वन ऑफ दोज कंट्री जहाँ पे लोग जाते हों जिसको कहते हैं इलेक्टिव सर्जरीज़ के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त रफली अराउंड 2.5 मिलियन सर्जरीज होती हैं एनुअली। ये 2.5 मिलियन में से 99% सर्जरीज़ वो होती हैं जो कि एसेंशियल या लाइफ सेविंग सर्जरीज़ हैं। हमारे यहाँ वो दौर नहीं है कि जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए जाएं। अच्छा, यहाँ पे भी पेशेंट उस वक्त जाता है, उसमें भी जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं अपनी माली पोजीशन और उसको उस हद तक बेचारे अवॉइड, इसमें भी पेशेंट उस वक्त जाता है जब मजबूर हो जाता है। यानी मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, लोग इतने बड़े बड़े हड्डियाँ लेके घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़ी टांग लेके घूम रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट जब जाता है और उसके बाद उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ से मुझे कम से कम कॉस्ट में हो जाए, तो ऑफकोर्स इससे हमारे ओवरऑल हेल्थ केयर का जो बर्डन है वो बढ़ेगा। जब मजीद लोग इलाज कराने के काबिल नहीं रहेंगे तो ऑफ कोर्स आपके अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, अब जैसे सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम देख रहे हैं बड़ा काम हुआ हेल्थ केयर सेक्टर में, तो क्या ये उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा, या वो चीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली जो है वो ज़रा थोड़ी सी उसको और फ़रोग मिलेगा, क्या होगा? देखिए, ओवरऑल बर्डन तो बढ़ जाएगा ना, ओवरऑल बर्डन बढ़ता है। हमारे पास ऑलरेडी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी नहीं है। पाकिस्तान में हार्डली कोई रफली 36 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इतने ही तकरीबन प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। आप इस वक्त किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में चले आएँ जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिलेटिवली कम है, जैसे आप बात कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हॉस्पिटल की, किसी चैरिटेबल इदारे की, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, आप देख नहीं सकते वहाँ क्या हालात हैं। वहाँ जो पेशेंट्स का हालांकि पूरी दुनिया में पेंडेमिक के बाद अगर सिंगल लार्जेस्ट कहीं पे इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो उनके हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हुई है। बिल्कुल ऐसे है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे। तो आगे अगेन मेरा जो कंसर्न है कि मतलब ये चीज़ें अभी तो सिर्फ बजट में पास हुई हैं, जब ये चीज़ें तवातुर के साथ सामने आएंगी तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? देखिए, इसमें जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि हम बात ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा कि अब जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट से भागेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। यानी मुआशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम तो ऑलरेडी है, वो दोबारा आएगा ना सर, वो दोबारा आएगा, उस मुआशी के बाद दोबारा सियासी आएगा। अब ये है कि ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई बिजनेस में यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा, और एक्सपोर्ट तो अब आप समझ लें कि वो जो एक ख्वाब था गवर्नमेंट का कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, उसको तो इन्होंने बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीरुल हक साहब, अदनान सिद्दीकी साहब। और नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, जो बजट इस वक्त मंजूर हुआ स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से, अब इसके असरात क्या होंगे ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। और जब खल्क़े खुदा जागेगी तो उस वक्त फिर देखना होगा कि मामला कहाँ जाता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ SMEs के हवाले से बात करेंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कि पाकिस्तान में छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों को फ़रोग़ कैसे दिया जाए। इस हवाले से बाकायदा एक अथॉरिटी काम कर रही है, एक इदारा है जिसका नाम स्मैडा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है और आगे क्या देखा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। राजा हसनैन जावेद साहब जो कि जनरल मैनेजर आउटरीच डिवीज़न स्मैडा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एसएमई की सपोर्ट में स्मैडा का क्या किरदार है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस इदारे के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। स्मैडा 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था जी, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एसएमईज की डेवलपमेंट के लिए। और इसका मकसद जैसे इसके नाम से जाहिर है, ये छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की और तरवीज के लिए काम करने की एक फेडरल अथॉरिटी है। स्मैडा के काम करने का जो तरीक़ाकार है जी, उसके 3 एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रू पॉलिसी मेजर्स। स्मैडा एसएमई पॉलिसी 2007 में स्मैडा ने बनाई थी और अब 2021 में उसको रिवाइज़ किया गया है, जिसके अंदर एसएमई डेवलपमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ साथ एसएमई की एक नई डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है। दूसरा जो एलिमेंट है वो उसमें स्मैडा क्लस्टर्स और सेक्टर्स के साथ मिलकर काम करता है। सेक्टर्स और क्लस्टर्स के इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव या सेक्टर डेवलपमेंट के तहत स्मैडा ने पूरे पाकिस्तान में एसएमई क्लस्टर्स के अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स कायम किए हैं, जो एसएमई को कॉमन फैसिलिटी प्रोडक्शन सर्विसेज, एडवाइस और बिजनेस लिंकेजेस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरी जो एलिमेंट है हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी का, उसके अंदर स्मैडा डायरेक्टली इंडिविजुअल एसएमईज के साथ काम करता है और उन्हें सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर फिजिबिलिटीज़ की डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, बिजनेस प्लान की डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी और एनर्जी एफिशिएंसी की इम्प्रूवमेंट के लिए उनकी सपोर्ट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शामिल हैं। अच्छा, इस तरह से सर ये बताइएगा कि स्मैडा की तरफ से ये एसएमईज जो हैं, इनकी माली मुआवनत फराहम करने का भी कोई सिस्टम है? क्योंकि एक्सेस टू फाइनेंस एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है। छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं, उनका एक्सेस टू फाइनेंस सबसे बड़ा मसला है। इसमें क्या कोई सपोर्ट है आप लोगों की तरफ से? जी, इसमें स्मैडा को फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग की का इदारा तो नहीं है जी, लेकिन जो जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि एसएमईज की एक्सेस टू फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट बैंक्स के साथ मिलकर काम करता है। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर फाइनेंसिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करता है और उनके मुताबिक फिर लेंडिंग प्रोग्राम्स या फाइनेंसिंग स्कीम जो है उनको डेवलप करके एसएमईज के लिए उनको फराहम किया जाता है। लेकिन ये तमाम जो प्रोसेस है ये बैंक्स और एसएमई के दरमियान होता है। एसएमई की एक्सेस टू फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए जहां हुकूमत को बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, उसमें उसकी अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहीं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो कि ज़्यादातर इनफॉर्मल मार्केट्स के अंदर ऑपरेट करते हैं, उन्हें अपने इंफॉर्मेशन को, अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स को इतना रिलायबल करना है कि उनकी बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको लेंडिंग कर सकें। ओके, तो मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैं समझाऊं वो ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है और साथ ही साथ एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनवायरनमेंट पैदा किया जाए ताकि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको प्रमोट किया जा सके। तो मेन अगर मैं 3-4 बातें पूछूं कि जो मेन हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो इस वक्त स्मैडा को क्या दरपेश हैं? देखिए जी, स्मैडा को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मौजूद हैं और मेजॉरिटी उनकी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे में इंफॉर्मेशन गैदर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी जो टारगेट मार्केट है, आपके जो ऑडियंस है, उसकी वो क्या है, कहाँ पे है और कितनी है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उन तक पहुँचना ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है। इसको एड्रेस करने के लिए स्मैडा ने रिसर्च की है, ऑनगोइंग रिसर्च भी की जा रही है और स्मैडा ने अपना एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बनाया है जो कि वॉलंटरी है, कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी किस्म की, लेकिन वहाँ पे अगर आप रजिस्टर होते हैं स्मैडा के साथ तो सर्टेन रेगुलेटरी इंसेंटिव्स ऐसे हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो एक
जो क्वांटम ऑफ एसएमईज है और जो उनकी सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उसके लिए एक बहुत सब्सटेंशियल फंडिंग चाहिए होती है। तो स्मीडा की पॉलिसी जो आई है नई, उसके अंदर भी एक एसएमई फंड का कॉन्सेप्ट दिया गया था। वो फंड अल्लाह की मेहरबानी से हुकूमत पाकिस्तान ने उसको अप्रूव कर दिया है और स्मीडा के और एसएमईज के लिए उस फंड में तकरीबन 5 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उनकी सर्टिफिकेशन के लिए, उनकी क्रेडिट स्कोरिंग के लिए बहुत सारी जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा सकेंगे और रियल टर्म्स में एसएमई को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। ठीक है, यानी इस वक्त जो हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी है वो सबसे बड़ा हर्डल है और उसके बीच में से चीज़ों को बेहतर करना, स्ट्रीमलाइन में लेके आना एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि एक बहुत ही कामयाबी होगी। तो ऐसे में एसएमईज के अंदर जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लेकर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो स्मीडा जो है वो क्या काम कर रहा है? देखिए जी, स्मीडा को मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के तहत मुख्तलिफ किस्म की फंडिंग अवेलेबल होती है, जिसके तहत इनसे रिलेटेड बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। जहाँ तक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है जी, उसकी इंपॉर्टेंस से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तानी एसएमईज भी इसको रियलाइज करते हैं और जो अमेज़ॉन वगैरह के जो प्लेटफॉर्म है, अली बाबा के प्लेटफॉर्म है, उनको पाकिस्तान में बहुत ही एक एक्सटेंसिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए ख़ास किस्म की एक्सपर्टीज़ चाहिए, ख़ास किस्म की टेक्निक्स चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो विजिबल हो और वो आपको उसके बेहतर कस्टमर्स मिल सकें। उसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है। स्मीडा ने पिछले 1 साल में तकरीबन 15,000 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को न सिर्फ ये ट्रेनिंग दी है कि आपने इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, 3 महीने का इंक्यूबेशन प्रोग्राम और 2 टियर सिटीज़ में, यानी सेकंड टियर सिटीज़ के अंदर ये प्रोग्राम रन किया गया और 3 महीने की इंक्यूबेशन की सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को दी गई, ताकि वो एक जगह पे जहाँ पे उन्हें ऑफिस स्पेस भी प्रोवाइड की गई थी, वहाँ पे बैठ के वो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को मैनेज करने को तरीका सीखें और वो सुपरवाइज्ड इंटरेक्शन हो, एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद हो। जैसे ही उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश आए वो उसी वक्त उन्हीं एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेके अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। तो इस तरह के प्रोग्राम रन किए जाते हैं। ओके, अब ज़रा की एक भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है आपके इदारे की मुख्तलिफ हुकूमत के इदारों और जो स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक जो कोऑर्डिनेशन होती है और कोलैबोरेशन होती है, उसको लेकर आपको चलना होता है ताकि एक पाकिस्तान में एसएमईज़ के लिए एक प्रॉपर और जामे इकोसिस्टम जो है वो तरतीब दिया जाए। अभी हम कितना दूर हैं इस आइडियोलॉजिकल, अगर मैं बात करूं इस फिनोमिना से, कितना दूर है? ये आप सही फरमा रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटिंग जो इदारे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन किसी भी सेक्टर या इवन किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मीडा ने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया और हमारी जो स्मीडा की एसएमई पॉलिसी है उसके अंदर नेशनल लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हाई पावर्ड चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्टर्स वो कायम की गई है। इसी तरीके से हर सूबे में एसएमई के वर्किंग ग्रुप्स कायम किए गए हैं, जो कि वहाँ की जो टॉप जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उन वर्किंग ग्रुप्स का हिस्सा है और तमाम प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स भी उसके अंदर रिप्रेजेंटेड हैं। तो ये जो एक मैकेनिज्म है वर्किंग का, इसके थ्रू तमाम पॉलिसी साज इदारे और इम्प्लीमेंटेशन के जो पार्टनर्स हैं जो एसएमई के लिए रेलेवेंट हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जमा हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। राजा हसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद थे और स्मीडा की परफॉर्मेंस, उसके अगराज और किस तरीके से ये इदारा काम कर रहा है इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।